दोस्तों अभी मैं सुना रहा हूँ पनार मैन ईटर लेपर्ड की कहानी। ये आज मैं सेकंड पार्ट शूट कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग में मैंने फर्स्ट पार्ट शूट किया था। आज नज़ारा पीछे का बदल गया, आप देख रहे हैं। रात बारिश हुई तो बिल्कुल हमारा जंगली रिजॉर्ट हिल स्टेशन की तरह लग रहा है। पीछे पीछे पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। लेकिन रात को एक घटना और हुई जिसमें मैं थोड़ा डर गया। मैं वो क्लिपिंग दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं कहानी बनाना स्टार्ट करता हूँ आगे की। जिम कॉर्बेट की मैन ईटर की कहानियाँ पढ़ पढ़ के दिमाग ऐसा हो गया। अभी मैं हरी मोहन को सब्जी बनाना सिखा रहा था। किचन से निकला, मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। ना आंखें चमकी, ना कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। जैसा जिम कॉर्बेट नहीं बोल रहे थे, उनको एहसास हो रहा था कि कोई उनको देख रहा था। तो एक बार क्या हुआ था, ये जो स्टेयर्स हैं, पुष्कर यहाँ निकल के आया। यहाँ जहाँ ये टंकी रखी, पहले यहाँ पे लकड़ियाँ रखी होती थी, तो इसके बगल में लेपर्ड खड़ा था। जैसे ही पुष्कर इधर आया, उसने लेपर्ड देखो, चिल्लाया लेपर्ड, वो इधर भागा, लेपर्ड उधर भागा दोनों भागे एक दूसरे से डर के। तो अभी जैसे ही मैं निकला इन स्टेयर से, ऐसा यू टर्न लिया, यहाँ मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। और तब से मुझे ऐसी फील हो रही है कि मुझे कोई देख रहा है। अब ये दिमागी फितूर भी हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी मैन ईटर की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैन ईटर नहीं है यहाँ पे, लेकिन तो मेरा डंडा रखा था अंदर, मैं डंडा लेके आ गया बाहर। यहाँ रख के बैठा, मैं यहीं पे हूँ। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर मुझे हो सकता है गुर्राने की आवाज़ सुनाई देगी। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रहा हो, लेकिन मैंने आंखें वाखें कुछ भी नहीं देखी, बस एक फील आया और कुछ भी नहीं। वो क्यों आया मुझे नहीं पता। तो इस जगह ये रात का माहौल है। ये देखिए ऊपर का कितना सुंदर लग रहा है ऊपर ये। और एक्चुअली जो बड़ी वाली टॉर्च थी ना, वो ख़राब हो गई है। और मुझे ये बात मालूम नहीं थी, वरना एक नई लेके आता। अब नेक्स्ट ट्रिप में मैं काफ़ी बड़ी वाली टॉर्च लेके आऊँगा। अभी टॉर्च होती तो मैं यहाँ फोकस मार के देखता। यहाँ जाना ठीक नहीं, क्योंकि बात लेपर्ड की नहीं है, बात सांप की है। रात का टाइम है, घास बहुत बड़ी है। इधर पास से देखता हूँ, उसे है कुछ नहीं, लेकिन बस जबरदस्ती वो जो ये इधर इस जगह मुझे लगा था। कॉल वॉल तो कोई नहीं हो रही, बस ये झिंगुर वगैरह ही बोल रहे हैं। अभी मैं बैठूंगा तो यहीं ओपन टेरेस में। अब देखिए चंद्रमा निकल आया यहाँ से। पहले जो रोशनी दिख रही थी ना, वो चंद्रमा की ही दिख रही थी। अब सामने बिल्कुल चंद्रमा आ गया। और काफ़ी देर हो गई जब अंधेरा नीचे हो चुका है। हरी मोहन भी सोने जा चुका है। और ये वो जगह है जहाँ पे मुझे लगा था कुछ है। अब मैं भी सोने ही जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। वैसे मुझे डर लगता नहीं है, लेकिन आज लग रहा है, तो मैं उसका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने पनार मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी दिन भर बनाई, आधी रह गई है, फिर बुक पढ़ रहा था, इसलिए हो सकता है वहम हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठा था, ये पंखा लगा के, और ये जगह एकदम नज़दीक में ही है। और यहाँ भी एकदम अंधेरा है, इसलिए लग रहा है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, ज़्यादा दिलेरी ठीक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसके अंदर की स्टोरी है पनार मैन ईटर। ये एक लेपर्ड की स्टोरी है। तो जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जब 1907 में वो चंपावत टाइगर को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने एक लेपर्ड मैन ईटर लेपर्ड के बारे में सुना था। उसका नाम था पनार मैन ईटर।
और ये जो पहले उसमें स्टोरी में मैं बता चुका हूँ कि जिम कॉर्बेट ने बोला था कि ये नोमेनक्लेचर होता है, नाम रखे जाते हैं जिस भी जगह पे, जो भी एरिया में वो ऑपरेट कर रहा होता है मैन ईटर, उसके आसपास की जो बड़ी जगह या फेमस सी जगह होती है उसके नाम पे नाम रख दिया है। अगर पनार एक गांव का नाम है, पनार रख दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पनार में ही मार रहा है, वो 400-500 किलोमीटर की रेंज में मारता है। एक नोमेनक्लेचर नाम रख दिया जाता है, और ये नाम रखता है वो इंसान जो बुक लिख रहा है। अगर जिम कॉर्बेट ने बुक लिखी तो उन्होंने ये नाम रखा। कोई दूसरा बुक लिखेगा, अगर उसी में मान लीजिए एंडरसन काम कर रहे हो तो हो सकता है उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा होता है, क्योंकि ये कहीं से कोई नाम सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है। तो जिम कॉर्बेट की बुक में इसका नाम है पनार मैन ईटर, वो मैन ईटर जिसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल पूछा गया था ब्रिटेन में, क्योंकि ये 400 लोग मार चुका था। हमने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग वाली स्टोरी करी है, वो उसने ऑफिशियली 125 लोग मारे थे। आप यूट्यूब में सर्च करोगे रुद्रप्रयाग के, बहुत सारे यूट्यूबर ने 400 लिखा है, 500 लिखा है। क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कहीं जब तक कुछ ऑथेंटिक ना हो तो नहीं लिखना चाहिए। हाँ, ये तो जो जिम कॉर्बेट ने भी माना था कि 125 से कहीं ज़्यादा लोग मारे हैं। वो क्यों, वो उस वाली स्टोरी में मैंने बताया था, लेकिन 400 का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। लेकिन इस पनार मैन ईटर के 400 का रिकॉर्ड है, यानी इसने और ज़्यादा मारे होंगे। कॉर्बेट बोलते हैं कि 1905 के पहले मैन ईटर का कोई इतिहास नहीं दर्ज है, यानी 1905 के पहले भी ये इंसानों को मारते तो थे जानवर, एज ए मैन ईटर इनको वो नहीं किया जाता था। ये माना जाता था भाई ये लेपर्ड है, ये टाइगर है, जानवर भी मारते हैं, इंसान भी मारते हैं। 1905 में पहली बार मैन ईटर रिकॉग्नाइज किया गया। चंपावत टाइगर ने भी करीब 436 लोग मारे थे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। चंपावत अल्मोड़ा पास में ही है। तो दो जानवरों ने मिलके एक ही टाइम में 836 के आसपास आदमी मार दिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा अब गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाने लगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों नहीं लोगों को बचा रही है। और गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी क्योंकि उसका ऐसी कोई मशीनरी थी नहीं कि वो मैन ईटर को मार सके। तो उन्होंने क्या किया, अपील करी स्पोर्ट्समैन यानी शिकारियों को कि इस काम में उनकी मदद की जाए। उस वक्त ऐसे कोई शिकारी नहीं थे जो इस नई विधा, शिकार की नई विधा, जहाँ पे बेजुबान कमज़ोर जानवर नहीं मारना है, या टाइगर जो कि आदमियों पे हमला नहीं करता, जो काफ़ी सेफ है मारना, उसको मारना है जो शिकारी को ही शिकार बनाने की क्षमता रखता हो, मैन ईटर। बहुत कम लोग थे जो इस काम को करना चाहते थे, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था। उतना ही खतरनाक जितना कि विल्सन ने सोलो अटेम्प्ट किया था माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। जिम कॉर्बेट बोलते हैं मैंने भी उतना ही अटेम्प्ट किया, मैं सक्सेसफुल हो गया, विल्सन नहीं। बस इसमें एक बोले किस्मत का योगदान था। कॉर्बेट बताते हैं जैसे ही ये चंपावत टाइगर को मार के नैनीताल वापस आए थे, गवर्नमेंट ने इनसे बोला कि ये पनार मैन ईटर को मारने का काम अपने हाथ में ले लो। ये बोले मेरे घरेलू अपने खर्चे या अपना जो भी आजीविका थी मेरे लिए वो भी देखना ज़रूरी था, तो मुझे ये काम हाथ में लेने में थोड़ा टाइम लग गया। अब ये पनार मैन ईटर को मारने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी अचानक बर्थौड़ जो कि नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी रिक्वेस्ट आ गई कि मुक्तेश्वर में एक टाइग्रेस मैन ईटर बन गई है और बहुत सारे लोग मार दिए हैं, उसको ख़त्म करो। तो बोले मैं मुक्तेश्वर चला गया। वो तो अभी हमारी पिछली स्टोरी ही थी मुक्तेश्वर वाली, आपने देखा कि 72 घंटे में ही जिम कॉर्बेट ने मुक्तेश्वर टाइग्रेस को मार दिया था। अब ये मार के वापस नैनीताल लौटे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि पनार लेपर्ड को देखते हैं। जिम कॉर्बेट को वो एरिया ज़्यादा आइडिया था नहीं उस एरिया के बारे में, तो ये अल्मोड़ा गए और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर स्टिफ से मिले। स्टिफ ने उनको लंच पे इनवाइट किया, काफ़ी हेल्प की, मैप वगैरह दिए कहाँ कहाँ वो पनार मैन ईटर ऑपरेट कर रहा था, कैसे कैसे कर रहा था। जब ये चलने को हो गए तो कॉर्बेट बोलते हैं बहुत जोर का झटका धीरे से लगाया स्टिफ ने। बाय बोलते वक्त बोला कि भाई तुम्हें पता है इसमें क्या क्या खतरे हैं इस मैन ईटर को मारने में, और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी विल लिख दो, यानी वसीयत लिख दो। अब कॉर्बेट ने जब नक्शा देखा, दो रास्ते थे जाने के लिए। एक तो पनवा नौला वाया पिथौरागढ़ था, दूसरा था लमगारा देवीधुरा रोड पे। तो इन्होंने देवीधुरा रोड को चुना। बोले मैं बहुत ही अच्छे दिल के साथ जा रहा था, विल लिखने की बात दिमाग में नहीं थी, मेरा कुक 4 सर्वेंट मेरे साथ जा रहे थे। जब ये देवीधुरा गए, वो हम एक टेम्पल टाइगर वाली स्टोरी में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि टेम्पल टाइगर को मारने नहीं गए थे, जा रहे थे पनार मैन ईटर लेपर्ड के चक्कर में। वहाँ पे इनको मालूम चला था कि टेम्पल टाइगर भी है पुजारी के थ्रू, ये उसको मारने लग गए थे, नहीं मार पाए थे, वापस आ गए थे।
उसके बाद फिर कई बार वहाँ गए थे और इनको पता था कि भाई टेम्पल टाइगर ने किसी इंसान को नहीं मारा। तो ये उसके पहले की कहानी है, जब ये देवीधुरा जा रहे थे पहली बार। उसके बाद टेम्पल टाइगर को मार के फिर नैनीताल आ गए थे। अब ये दोबारा पनार मैन ईटर को मारने के ही फोकस के साथ वापस पहुंचे। कॉर्बेट बोलते हैं ये और इनके आदमी 14 मील की बड़ी कठिन चढ़ाई पहले से चढ़ चुके थे, लेकिन बोल रहे हैं क्योंकि दोनों वो सारे आदमी और ये यंग थे, तो अगले दिन रात रुक के फिर ये लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार थे। अब जब पूरा चंद्रमा आकाश में उग रहा था तो एक आइसोलेटेड से एक बिल्डिंग में पहुंच गए, और जिसको देख के इन्होंने आइडिया लगाया कि ये स्कूल होगा। कुछ कागज़ के टुकड़े थे और एक अंदाजे से इनको पता चला, तो इन्होंने सोचा रात यहीं गुजारी जाए। अब क्योंकि स्कूल के दरवाजे बंद थे, अंदर तो सो नहीं सकते थे, तो इन्होंने कहा कोर्ट यार्ड में ही सो लेते हैं, क्योंकि मैन ईटर का जो इलाका था वो यहाँ नहीं था, आगे था, तो नॉर्मल लेपर्ड से तो डर लगता नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड किया ठीक है, करीब 2.5 फीट 3 फीट की एक बाउंड्री थी चारों तरफ, तो इन्होंने कहा यहीं सोएंगे। तो इनका कुक जो है खाना बनाने की तैयारी में लग गया। अब कॉर्बेट स्कूल का जो दरवाज़ा था उसमें पीठ टिका के बैठे हुए ज़मीन में स्मोकिंग कर रहे थे। इनके आदमी काम कर रहे थे, और जो इनका कुक था वो एक मटन का लेग लेके आया था खरीद के। तो उसने एक कागज़ बिछा के, जो दीवार थी वो 2.5-3 फीट की, उस पर रख दिया था मटन, और अपना काम निपटा रहा था, आग वाग जला के प्रॉपर कर रहा था। अब जो मटन का लेग रखा था दीवार पे, जब सारे आदमी इधर उधर हट गए, देखा ये, क्योंकि स्कूल के दरवाजे पे पीठ टिका के बैठे थे, सामने फेस किया हुआ था, तो इनको एक लेपर्ड का चेहरा नजर आया दीवार के वहां से। उसने इधर उधर देखा, कॉर्बेट की तरफ भी देखा, वो मटन का जो लेग था वो उठाया और भाग गया। जिम कॉर्बेट ने देख लिया था, चुपचाप ये देखते रहे, बिल्कुल बिना हिले डुले उसको देख रहे थे। अच्छा, जिस कागज के ऊपर वो मटन का लेग रखा हुआ था, जब उसने खींचा तो सरसराया कागज, तो कुक का ध्यान गया, तो उसको लगा कुत्ता लेके जा रहा है। वो बहुत तेज हो करके भागा, और जब पास पहुंचा देखा लेपर्ड है, तो यूं भाग रहा था, लेपर्ड को देखते रुका नहीं, वापस नहीं पलटा, ऐसे डायरेक्शन यू बना के वापस आया और डबल स्पीड से जिम कॉर्बेट के पास आया, चिल्लाता हुआ लेपर्ड लेपर्ड। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जो भी जितने भी अंग्रेज है, वाइट पीपल है, उनको ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि यूरोप को पश्चिमी दुनिया बोलते हैं, तो ये ईस्टर्न दुनिया भारत, तो यहाँ पे सब लोग पागल, हाफ मैड बोलते हैं, पागल बोलते हैं, क्योंकि दिन में भी दोपहर में भी घूम रहे होते हैं ऐसे करके। तो ये माना था जितने अंग्रेज हैं आधे पागल हैं। तो बोला वो जो कुक था उसने मुझे डबल पागल समझा, क्योंकि मैं हंस रहा था जब वो भागता हुआ आया, तो वो गुस्से से बोला कि ये आपका डिनर था वो जो ले गया, और मेरे पास अब कुछ नहीं है आपके लिए बनाने के लिए, बड़े गुस्से वाली आवाज़ से बोला। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने जिम कॉर्बेट के लिए बढ़िया खाना बना के दिया। जिम कॉर्बेट बोलते हैं मैंने उस खाने के साथ उतना ही जस्टिस किया जितना कि उस लेपर्ड ने उस मटन के लेग के साथ किया होगा, मतलब पूरी तरह से खा डाला। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी यहाँ स्कूल से निकले सामान समेट के, और रुके खाना खाने के लिए लमगारा में, और फिर शाम होते होते पहुंच गए डोल डाक बंगलो। अब ये जो डाक बंगला था ये बॉर्डर था मैन ईटर का, जो मैन ईटर का स्ट्राइकिंग एरिया था, बस ये उसके बाउंड्री पे पहुंच गए। मतलब यहाँ से इनको अलर्ट रहना था उससे, क्योंकि जो पिछला लेपर्ड जो बकरे का पैर उठा के ले गया वो मैन ईटर नहीं, नॉर्मल लेपर्ड था वो। अब जब ये सामान इन्होंने रख दिया तो ये हर जगह यही करते थे कि राउंड लेने जाते थे, पग मार वगैरह ढूंढते थे, और कुछ गांव वाले मिल जाए कुछ आइडिया लेने के लिए, ये जाते ही अपने काम पे लग जाते थे, मेहनती तो बहुत थे। तो ये सामान रख के निकल गए, घूमते रहे यहाँ से वहाँ। शाम, मतलब जब ये पहुंचे थे तो 3-4 बजा रहा होगा, तो घूमते घूमते शाम हो गई, सूरज ढलने को हो गया। तब एक आइसोलेटेड घर के वहाँ पहुंच गए, जहाँ एक तरफ सीढ़ीदार खेत थे, एक तरफ घना जंगल था, पत्थर का मकान बना हुआ था, पत्थर का, और जो स्लेट वाले मकान होते हैं, आज भी होते हैं पहाड़ों पे, वो छत थी उसकी। वहाँ ऐसे ढूंढ रहे थे तो एक बड़े मेल लेपर्ड के इनको फ्रेश पगमार्क मिले। जैसे वहाँ बड़े तो बालकनी से, जैसे मैंने आपको बताया पहाड़ी घर डबल स्टोरीड होते हैं, नीचे फसल और पशुओं का चारा रखते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बालकनी होती है और रहने का घर बनाते हैं। तो वो जो कुछ स्टेप से जल्दी जल्दी उतर के आया इनकी तरफ, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, 20-22 साल की उसकी उम्र थी। तो उसने बताया कि कल रात को वो उसके मकान में एक ही कमरा था रहने वाला, उसमें वो और उसकी वाइफ सो रहे थे, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी थी, तो दरवाज़ा खुला रख के सो रहे थे, और उसकी वाइफ जो है उल्टी लेटी हुई थी।
अचानक से रात को लेपर्ड आया और पीछे से गर्दन पकड़ के उसको बाहर खींचने लगा। जैसे ही उस औरत को लेपर्ड ने खींचना शुरू किया, पकड़ा, वो जोर से गला दबा हुआ था उसमें, जैसी चिल्ला सकती थी चिल्लाई, और उसने जल्दी से अपने हाथ से अपने हस्बैंड को ऐसे लपेट लिया जोर से। हस्बैंड की भी नींद खुली। उसको जब माजरा समझ में आया तो उसने एक हाथ से अपनी वाइफ को पकड़ा और एक हाथ से दरवाजे का जो वो होता है, फ्रेम होता है, उसको पकड़ा और धक्का मारा। लेपर्ड बाहर गिरा और जल्दी से इसने दरवाजा बंद कर लिया। अब रात भर लेपर्ड उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा और ये आदमी और उसकी बीवी एक कोने में सिमट के बैठे रहे डर के मारे। अब क्योंकि कमरा इतना गर्म था, कोई एयर का साधन नहीं था, तो जो उसके घाव थे उसमें रात में ही सेप्टिक डेवलप हो गया और सुबह आते आते वो अर्धमूर्छा, कभी बेहोश हो जाए कभी जाग जाए, इस कंडीशन में आ गई। वो आदमी इतना डर गया था, उसको लग रहा था लेपर्ड वापस आएगा और उसकी बीवी को ले जाएगा। और जो उसका नियरेस्ट नेबर था, जो गांव का घर था, बीच में घना जंगल आता था क्योंकि इसका इकलौता घर था, तो इसको इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि जंगल में से जाए और अपने पड़ोसी को बुलाए, क्योंकि लेपर्ड बैठा होगा, यहाँ बीवी को छोड़ नहीं सकता। शाम ढलने को हो गई थी और ये दूसरी खतरनाक रात आने वाली है, इस डर से परेशान था। तभी इसने जिम कॉर्बेट को आते हुए देखा, जल्दी से नीचे उतर के आया, उनके पैर छुए। जब इनको सारा मामला समझ में आया तो ये बोले, चिंता मत करो, मैं यहाँ रात को बैठूंगा और लेपर्ड को देखता हूँ। अब कॉर्बेट बोले, मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन हो गई थी क्योंकि उसकी बीवी दर्द से बहुत, जब वो होश में आती थी बिल्कुल कराहती थी, सांस खींचने की कोशिश करती थी क्योंकि उसकी गर्दन में तो छेद हो गए थे दांतों से। अब बोले अगर, अच्छा ये बोल रहे हैं कि बाद में मैंने जो गवर्नमेंट को लिखा था कि सारे ग्राम प्रधान को वो दिए जाए, फर्स्ट एड के किट दिए जाए, और दी भी गई थी बाद में। ये मेरे ख्याल से इन्होंने चौगढ़ टाइगर्स के टाइम पे इन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी, क्योंकि वो शेरनी जो है उसके बूढ़ी हो गई थी तो वो लोगों को मारती थी, घायल करके छोड़ देती थी। तब इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, सारे ग्राम प्रधान को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट एड बॉक्स दिया था, उससे कई जानें बची थी, लेकिन ये उसके काफ़ी पहले की बात है। तो ये बोले अगर मैं मदद लेने जाता हूँ अल्मोड़ा, जो कि बहुत मील दूर है, पूरी रात लग जाएगी चलने में, और इधर मैं मदद लेने जाऊंगा या फर्स्ट एड लेने जाऊंगा, इतनी देर में वो मदद क्या काम करेगी जब इन दोनों को लेपर्ड खा जाएगा। इन्होंने डिसाइड किया कि आज रात को तो मैं यहीं बैठता हूँ, लेपर्ड का इंतजार करता हूँ, ताकि दो जान जाएंगी नहीं तो अगर ये चले गए तो। और कॉर्बेट बोलते हैं जब उसने, ये वाइफ उल्टी सो रही थी, इसकी 18 साल की उम्र थी इसकी वाइफ की, आदमी 22 साल का था, तो जब उसने लेपर्ड ने से पकड़ा और इसने अपने हस्बैंड को पकड़ा, चिल्लाई, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अगला शॉट उसने ब्रेस्ट पे मारा लेपर्ड ने, और इसने हस्बैंड ने पीछे खींचा, तो उसके 4 नाखून पूरे ऐसे फाड़ दिया, पूरे गहरे गहरे घाव हो गए मांस में। कह रहे कमरे में केवल एक दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं थी, गर्मी थी, मक्खियां भी भिनभिना रही थी, तो सारे घावों में सेप्टिक हो गया था। अब बोल रहा है अगर मैं मदद रात को लेके भी आता तो इस लड़की के बचने की संभावना ना के बराबर थी। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि वो जो लड़की थी जो चिल्ला रही थी, बीच बीच में उठती थी और जो सांस लेने की कोशिश करती थी, बोले बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था, बहुत ही द्रवित करने वाला दृश्य था। अब जो उस घर की बालकनी थी वो करीब 4 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी थी। जो सीढ़ियाँ थी वो चीड़ की लकड़ी के ऊपर बनाई गई थी। नीचे आग जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने की जगह थी। अब वो आदमी बोला कि साहब आप मेरे और मेरी वाइफ के साथ रूम में ही रहिए, लेकिन कॉर्बेट बोल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा बदबू कमरे में भरी हुई थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था, उसमें रात भर बैठना संभव नहीं था। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरी जगह देखता हूँ। फिर बालकनी तो नहीं, बालकनी में तो लेपर्ड देख ही लेता, तो जो नीचे लकड़ी स्टोर करने की जगह थी वहाँ पे इन्होंने लकड़ी सरका के एक जगह बनाई जहाँ थोड़ा छुप के बैठ सकें, और वहाँ से चढ़ने वाली सीढ़ियाँ साफ दिख रही थी। तो वो जब सीढ़ी से चढ़ने लगा आदमी तो बोलता है कि साहब लेपर्ड पक्का आपको आके मार देगा, आप दरवाज़ा खोल के सोने को बोल रहे हो, फिर मैं और मेरी बीवी क्या करेंगे। तो जिम कॉर्बेट ने बोला कि तब तुम दरवाज़ा बंद कर लेना और सुबह होने का इंतज़ार करना, जब लेपर्ड मुझे मार देगा। अब ये बैठ गए, इंतज़ार कर रहे थे। चंद्रमा पूर्णिमा के मतलब 2 दिन पहले था, 2 दिन बाद पूर्णिमा होने वाली थी, तो काफ़ी बड़ा साइज़ था, लेकिन बोल रहे हैं कि बीच में थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता था, अब बादल या किसी वजह से या कोई पहाड़ी बीच में आ रही होगी उसके। तो बोल रहे थे मैं उस टाइम से डर रहा था क्योंकि बाकी तो चांदनी थी। तभी एक जैकल ने ज़बरदस्त कॉल करी, पूरे फेफड़े बाहर निकाल के, और जैसे आवाज़ करता फ्यूं फ्यूं, तो उसने ये समझ गया कि भाई लेपर्ड आ रहा है।
और बोले लेपर्ड जब शिकार करने जाता है बड़ा धीमे धीमे चलता है, तो वेट करते रहे कि धीमे धीमे ही आ रहा होगा। तब जैकल ने कॉल करना बंद कर दिया। अब जब उसकी कॉल बंद हो गई तो इधर लेपर्ड, इनको लगा कि आ रहा होगा, वॉच कर रहा होगा, लेकिन लेपर्ड नहीं आया। या तो लेपर्ड ने इनको बैठते हुए देख लिया था, क्योंकि जब इनका अंदाजा था कि उस आदमी ने बताया कि सुबह तक वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता रहा, तो कॉर्बेट को लग रहा था कि लेपर्ड आसपास ही कहीं बैठा होगा और दोबारा रात होने का इंतजार कर रहा होगा। जनरली क्योंकि मैन ईटर लेपर्ड दिन में वारदात नहीं करता है, तो इनको लगा कि उसने लेपर्ड ने इनको पोजीशन लेके बैठते हुए देख लिया है और समझ गया है। करते करते सुबह हो गई। पूरी रात कोई जंगल से आवाज़ नहीं आ रही थी, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ थी उस लड़की की जो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके गले में छेद भी था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि उनकी हड्डियां इतनी बुरी तरह से दुख रही थी, बोले वो ही आदमी अंदाजा लगा सकता है जो पूरी रात एक हार्ड सरफेस पे बैठा रहा हो। और बोले मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ मकुइया जो रसबेरीज वगैरह होती हैं ये खाई थी, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। अब बोल रहे हैं वहाँ बैठे रहने का कोई तुक नहीं था। तो ये उस आदमी को इन्होंने गुड बाय बोला और चल पड़े डोल डॉग बंगलो की तरफ। यहाँ आए, यहाँ से इन्होंने मैसेज करवाया कि उस लड़की के लिए फर्स्ट एड और सामान भेजा जाए। जब भी वहाँ पहुँचे देखा तो इनके आदमियों ने सामान बांध लिया था, बिल पे कर दिए थे जो डाक बंगलो के बिल थे, और बोले हम बस आपको ढूंढने ही जा रहे थे क्योंकि तब से आप नहीं आए थे। तो अब ये आगे चल पड़े, और आगे चल के इनको ओवरसियर मिला, रोड वाला ओवरसियर। वो ओवरसियर का जिक्र ये पहले कर चुके हैं, जो टेम्पल टाइगर की स्टोरी थी, जिसने बताया था कि वहाँ पे ये रूट ऐसे जाता है और वहाँ पे एक लेपर्ड ने एक आदमी को मारा है। हालांकि उस आदमी को मारा नहीं था, पकड़ा पड़ा था लेपर्ड ने, मंदिर के पुजारी ने और लोगों ने छुड़ा लिया था। वो एक बढ़िया से भूटिया घोड़े पे जा रहा था ओवरसियर। तो इन्होंने बोला भाई ये मेरा लेटर स्टिफ जो डिप्टी कमिश्नर है अल्मोड़ा के, उनको पहुँचा देना। उसने कहा ठीक है साहब, पहुँचा दूंगा। उसमें इन्होंने लिखा था कि उस लड़की के लिए मदद भेजी जाए, ऐसी घायल है, और वहाँ से मदद आई भी। लेकिन जब तक वो मदद आई तब तक उस लड़की को इन दर्द से मुक्ति मिल चुकी थी। अब ये बोलते हैं कि जब पिछले ट्रिप पे इस ओवरसियर ने ही बोला था कि एक आदमी को मार दिया है, जबकि वो मैंने बताया भी कि आदमी को मारा नहीं था, पकड़ा था। वहाँ पंडित जी से मिले। पंडित जी ने टेम्पल टाइगर के जिक्र सबसे पहले किया था। जब इन्होंने पूछा था कि कुछ शिकार करने के लिए जगह है क्या, तो बोले शिकार तो नहीं है, एक टाइगर है, आप मार सको तो मार लो, लेकिन आप उसको मार नहीं पाओगे। तो जब ये वहाँ से वापस लौट रहे थे, जब इन्होंने नहीं मार पाए थे, तो पंडित जी से मिले थे, तो इन्होंने पूछा कि क्या जो ये लेपर्ड है, पनार मैन ईटर लेपर्ड, क्या इसको भी देवी का वरदान प्राप्त है जिस तरह से टाइगर को था जिसको मैं नहीं मार पाया। तो पंडित जी ने बोला नहीं नहीं साहब, ये तो शैतान है, इसने लोगों को बहुत मारा है, क्योंकि उस टेम्पल टाइगर ने किसी इंसान को नहीं मारा था, इसलिए उस पंडित जी के मुताबिक उसको देवी का वरदान था। जो इंसानों को मार रहा है उसको देवी कैसे वरदान देगी। बोले ये तो शैतान है, इसको आप जब आप वापस जा रहे हो, ये उस टाइम की घटना है जब ये वापस चले गए थे, अब ये दोबारा लौटे थे। तो पंडित जी ने कहा जब आप वापस लौटोगे, जब आप टेम्पल टाइगर को नहीं मार के वापस नैनीताल जा रहे हो और आपने कहा है कि आप वापस आओगे, जब आओगे तो मैं आपके इसलिए पूजा करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पनार मैन ईटर लेपर्ड को मार पाओ। कॉर्बेट बोलते हैं हमारी ज़िंदगी कितनी भी खुशहाल क्यों ना हो, ज़िंदगी कई मौके ऐसे होते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और उनको याद करते हैं। कॉर्बेट बोलते हैं साल 1910 ऐसा ही साल था जिसमें मैंने मुक्तेश्वर मैन ईटर टाइगर और पनार मैन ईटर लेपर्ड को मारा था, और इन दोनों को मारने के बीच में रिकॉर्ड बनाया था मोकामा घाट पहुंचने का 5500 टन माल लेके, जबकि कोई मैकेनिकल साधन यूज नहीं किया था, और वहां ये पहुंचे थे एक सिंगल डे में। अब इनका जो पहला अटेम्प्ट था 1910 में था, और उसके बाद ये जो 400 आदमी के बाद में कितने आदमी मारे, कोई बुलेटिन इशू नहीं किया गया। और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके बारे में जब क्वेश्चन किया गया तो इंडियन प्रेस में उसका कोई जिक्र नहीं आया। तो कॉर्बेट बताते हैं कि पनार मैन ईटर ने 400 से ज़्यादा आदमी मारे थे, रुद्रप्रयाग मैन ईटर ने केवल 125 मारे थे। गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो दोनों ही गवर्नमेंट में 400 और 125, अगर ज़्यादा मारे तो दोनों ने ज़्यादा मारे। उसके बावजूद रुद्रप्रयाग मैन ईटर इतना फेमस था पूरे वर्ल्ड के प्रेस में और हर जगह, पनार मैन ईटर इतना फेमस नहीं था, जबकि उसने 3 गुने ज़्यादा लोग मारे थे। उसका एक रीज़न था कि पनार मैन ईटर एक रिमोट एरिया में काम कर रहा था जहां लोगों का आना जाना नहीं था, बाहर के लोगों का। रुद्रप्रयाग मैन ईटर वहां काम कर रहा था जहां पे 60,000 तीर्थयात्री
हर साल आते थे और वो तीर्थ यात्री पूरे हिंदुस्तान में वापस लौट के फैलते थे और हर जगह उसका जिक्र करते थे। तो पूरे हिंदुस्तान में जिक्र था, इसलिए गवर्नमेंट को मजबूर होके डेली एक न्यूज़ बुलेटिन निकालना पड़ता था रुद्रप्रयाग मैन ईटर की स्थिति और उसके मारने के एफर्ट के बारे में। पनार मैन ईटर ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके बावजूद मीडिया में इसका जिक्र नहीं होता था क्योंकि ये रिमोट एरिया में था। पहली बार गए थे पनार लेपर्ड को शूट करने के लिए, लेकिन नहीं मिला, तो वो नैनीताल वापस आ गए थे। अब ये दोबारा निकले उसको मारने के लिए नैनीताल से। सुबह सुबह 4 बजे निकले, तब तो आकाश साफ था, लेकिन जब रास्ते में पहुंचे तो झमाझम बारिश होने लगी। अब 28 मील बारिश में चलने के बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि वो हड्डियों तक भीग चुके थे। मतलब इतना भीग गए थे कि उनको लग रहा था कि हड्डियां तक गीली हो गई हैं। उस रात उनको जो डिप्टी कमिश्नर थे अल्मोड़ा के स्टिफ, उनके साथ रुकना था उनके बंगलों पे, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था कि जिसमें जरा सा भी सूखा कपड़ा हो, सारे कपड़े गीले थे। तो इन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी और ये डाक बंगले में रुके। और उस दिन डाक बंगले में कोई गेस्ट नहीं था, तो जो इंचार्ज था उसने दोनों कमरे इनके लिए खोल दिए, दोनों में लकड़ी जला दी। तो उस लकड़ी के पास में इन्होंने अपने कपड़े वगैरह, सारी किट वगैरह रख दी दोनों कमरों में। सुबह देखा तो इनके कपड़े सूख चुके थे। फिर ये आगे बढ़े। अब ये अपना देवी धुरा वाला रोड ही लेना चाहते थे जो इन्होंने पिछली बार लिया था, जहाँ पे उस 18 साल की लड़की को लेपर्ड ने गले से पकड़ लिया था, बाद में फिर वो मर गई थी। तभी इनका नैनीताल में एक मेसन था, मेसन मतलब मिस्त्री, सीमेंट का काम करने वाला, वो आया और वो बोलता है कि साहब आप जा रहे हो, उसका नाम था पनवा। बोला साहब आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, मैं आपकी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मैं अकेला जाने में डर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है साथ में चलो। अब क्योंकि वो लोकल था, उसको पूरे रास्तों का आइडिया था, तो उसने बोला साहब ये देवी धुरा वाला रोड मत लो, आप ये पिथौरागढ़ वाला लो, पनवानौला वाला रोड, इसमें ज़्यादा सही रहेगा। पहले तो जिस रूट को ये फॉलो कर रहे थे, इनका इरादा था कि उस स्कूल में ही रुकेंगे जहाँ पिछली बार लेपर्ड ने इनका डिनर चुरा लिया था, जो बकरे का पैर चुरा लिया था। लेकिन जब इसने बोला पनवा ने, तो ठीक है। तो ये पहले दिन वाया पिथौरागढ़ वाले रूट से गए और पनवानौला डाक बंगलों में रुके। अगले दिन डाक बंगलों से सुबह सुबह इन्होंने स्टार्ट किया और काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए ये पहुंच गए लेपर्ड की, मैन ईटर लेपर्ड की टेरिटरी में, जहां कम्युनिकेशन का एक ही जरिया था, ये जानना था कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है या कौन कब निकल के गया है। तो जो फुटप्रिंट्स मिलते थे रास्ते में, इंसानों के मिले समझ लो भाई यहाँ से इंसान निकल के गया है, जानवरों के मिले तो जानवर निकल के गया है। अब प्रोग्रेस काफ़ी स्लो थी, इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। इनको मैन ईटर के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो केवल एक ही तरीका था, गांव गांव जाया जाए, लोकल से मिला जाए, इंक्वायरी की जाए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनके मतलब की खबर मिल जाती। काफ़ी बादल गरज रहे हैं, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सालान और रंगोट पट्टी से होते हुए जिम कॉर्बेट पहुंच गए शाम को चकाती। पट्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कई जगह उनको टोला भी बोलते हैं, छोटे छोटे, एक छोटा गांव उसी का हिस्सा, मतलब मोहल्ले समझ, गांव के मोहल्ले। जब ये चकाती में आए तो वहाँ के मुखिया ने बताया कि 2-3 दिन पहले एक आदमी को लेपर्ड ने मार दिया है। एक गांव है सनौली, पनार रिवर के उस तरफ, वहाँ पे लेपर्ड ने आदमी को मारा है। अब क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी तो पनार रिवर जो है वो काफ़ी भर के चल रही थी, फ्लो भी बहुत तेज़ था, जैसे यहाँ भी बारिश हुई है और पीछे देख रहे हो आप कितने सुंदर बादल हैं। तो गांव के मुखिया ने कहा कि आप रात यहीं गुजार लो, सुबह मैं आपको गाइड कर दूंगा और साथ में एक लड़का भी भेज दूंगा गांव से, जो कि आपको सही जगह दिखा देगा जहां से पनार रिवर को क्रॉस करना है, क्योंकि पनार रिवर में ब्रिज नहीं था। अब वहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग थी गांव में, जिसको कि वो किराए पे देते थे शायद, जो हेडमैन थे। तो उन्होंने बोला साहब ऊपर की स्टोरी में 2 कमरे आपके लिए खाली करा देता हूँ। तो इन्होंने देखा कि एक नीचे का कमरा था जो कि खाली पड़ा था, उसमें कोई किराएदार नहीं था। इन्होंने कहा कि आप एक रूम ऊपर खाली करा दो, नीचे जो खाली कमरा है मैं उसी में रह जाऊंगा, खाली 2 रूम क्यों आप खाली करा रहे हो। अब जिस रूम में इन्होंने रुकने का बोला उसमें दरवाज़ा नहीं था, लेकिन ये बोले कि उसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि अभी अभी खबर लगी है कि जो लेपर्ड ने शिकार मारा है पनार नदी के दूसरी तरफ मारा है, सनौली में, और अभी बाढ़ चल रही है, तो लेपर्ड बाढ़ में उतरेगा नहीं, इस साइड नहीं आएगा, तो इस साइड रुकना सेफ है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा लेपर्ड आ सकता है लेकिन मैन ईटर नहीं आ सकता। अब इनके आदमियों को रूम साफ करना था, तो बहुत सारा
बेतरतीब फैला हुआ था, तिनके विनके बहुत सारे फैले हुए थे। तो उन्होंने सफाई करी और ये बोला जिम कॉर्बेट को, साहब जो भी इसमें किराएदार पहले रह के गया ना, बहुत ही डर्टी पर्सन था, बहुत ही गंदा आदमी था वो। अब जो कच्चा मिट्टी का फ्लोर था उस पर इन्होंने पहले ग्राउंड शीट बिछाई इनके आदमियों ने, फिर इनका गद्दा बिछा के इनका बेड बना दिया। खाना बाहर लकड़ी के चूल्हे पे बनाया गया कोर्टयार्ड में, क्योंकि 12 घंटे चल के आए थे, बहुत थके हुए थे। तो बोले जैसे ही मैं गद्दे पे लेटा नींद आ गई, सीधे सुबह 6 बजे नींद खुली जब सूरज उगने को था। अब इनको हल्की सी आहट से इनकी नींद खुली तो देखा कि एक आदमी जमीन पे बैठा हुआ है, करीब 55 साल की उसकी एज है, और उसे लेप्रोसी है और लास्ट स्टेज है लेप्रोसी की। वो इस कमरे का किराएदार था। तो उसने बताया कि ये कमरा उसका है। वो 2 दिन के लिए अपने दोस्तों के यहाँ विजिट पे, किसी दोस्त के यहाँ विजिट पे गया हुआ था। जब लौट के आया रात को तो देखा उसके कमरे में जिम कॉर्बेट सो रहे हैं। तो वहीं ज़मीन में बैठ गया और वो इंतज़ार कर रहा था कि कब कॉर्बेट उठे और कब वो उनसे बात करे। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि लेप्रोसी जो कि एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, काफ़ी फैल रही थी ईस्ट में। ईस्ट मतलब जब वो वेस्ट बोलते हैं तो यूरोप, ईस्ट मतलब इंडिया, यहाँ काफ़ी फैल रही थी। और लोग उसको दैवीय प्रकोप मानते थे, ये नहीं मानते थे कि एक दूसरे से टच करने से फैलती है, तो उतना ध्यान नहीं रखते थे। तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फैल रही थी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा लेप्रोसी का प्रकोप था। तो कॉर्बेट बोल रहे हैं यही वजह है कि वो दैवीय प्रकोप मानते हैं। इसलिए जब मैंने ये नीचे वाला कमरा लेने की बात बोली रात को, तो मुखिया ने मुझे ये नहीं बोला कि इसमें जो टेनेंट रहते हैं उन्हें लेप्रोसी है। अब कॉर्बेट बोलते हैं इनको पूरे रास्ते, अब ये सुबह सुबह जल्दी से इन्होंने कपड़े पहने और निकल गए। रास्ते भर इनको टेंशन लग रहा था कि इन्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो लेप्रोसी का। और बोले इतना ज़्यादा अनक्लीन मैंने अपने आप को ज़िंदगी में कभी नहीं फील किया जितना मैं उस दिन फील कर रहा था। जैसे ही रास्ते में एक नदी की स्ट्रीम आई, रिवर स्ट्रीम आई, इन्होंने कहा रोको अपना काफिला जो है इनका जा रहे थे, और इन्होंने आदमियों से बोला नाश्ता तैयार करो। बाकी आदमी को भेज दिया लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और कुछ आदमियों को बोला कि मेरा जो बेडशीट जो पहले तुमने ज़मीन में बिछाई थी वो, और वो सब पूरा क्लीन करके धूप में सुखा दो। और खुद ये नहाने उतर गए नदी में, एक कार्बोलिक सोप लेके। कार्बोलिक सोप अलग वैरायटी होती है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो टॉयलेट सोप एंड बाथ सोप जो होते हैं ये सब दुनिया के जो होते हैं, अपना लक्स वगैरह, लेकिन जो लाइफ बॉय साबुन होता है ये कार्बोलिक सोप होता है। इससे वो आपके बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा मर जाते हैं, ऐसा केमिस्ट्री बोलती है। तो इन्होंने कार्बोलिक सोप निकाला, उससे कपड़े भी साफ़ किए रगड़ रगड़ के, पूरा एक एक बोलते मैंने एक एक थ्रेड उसका साफ़ कर दिया। और उसके बाद उसी साबुन से मैं खुद नहाया पूरा, फिर कपड़े सुखाए। बोले कपड़ों को इतना रगड़ दिया था, इतना बुरा ट्रीटमेंट किया था मैंने उनके साथ कि वो थोड़ा सिकुड़ से गए। अब ये वापस अपने आदमियों के पास आए। अब इनको लग रहा था ये साफ़ हो गए हैं। फिर उन्होंने नाश्ता किया, बोले उस स्टाइल में नाश्ता किया जैसे एक शिकारी करता है। अब दोस्तों बारिश आ गई है, बूंदे बूंदे गिर रही हैं, तो मैं भी नाश्ते की बात से मैं नाश्ता रेडी हो रहा है, नाश्ता कर लेता हूँ। तब तक अगर बारिश रुक गई तो यही बैठूंगा, नहीं तो फिर पोजीशन चेंज करूंगा। अभी मैं नीचे नदी में आ गया। मैंने कहा जंगल की कहानी आपको जंगल में खड़े होकर ही सुनाता हूँ। काफ़ी देर तक तो बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी है। तो कॉर्बेट बोलते हैं कि जो उनका गाइड था, ये जो स्ट्रिपमैन के साथ जाने वाला था, जो प्रधान ने बोला था ना कि सुबह वो गाइड भेज देंगे साथ में, वो 4 फुट 6 इंच का आदमी था। काफ़ी शॉर्ट हाइट का था, लेकिन मजबूत गठीला बदन, छोटे छोटे पैर, और वो लोग बिल्कुल वो पहाड़ चढ़ने के लिए ही बना था, और बहुत कम बोलता था वो। जब जैसे कॉर्बेट ने पूछा कि भाई कितनी चढ़ाई और चढ़नी है, तो उसने ऐसे हाथ फैलाए, बोले ऐसे फ्लैट चढ़ना है अपने को। उसके बाद वो जब मैदान से निकला, उसके बाद बड़ी कठिन चढ़ाई की तरफ ले गया, और बिना उसने मुड़ के देखा भी नहीं एक बार कि इन लोग की क्या हालत है। चढ़ता गया, फिर एक घनी झाड़ियों, कांटेदार झाड़ियों के उससे निकलते निकलते पूरा दिन चलते रहे। और जब ये ऊपर पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो एकदम पसीने से तरबतर थे, जिम कॉर्बेट भी, इनके सारे आदमी भी, लेकिन वो जो गाइड था उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ था। अब जब ये लोग थोड़ा सा रुकने को हुए कि भाई चलो पहुंच गए, तो उसने कहा अभी नहीं पहुंचे, ये दो पहाड़ियां दिख रही हैं, इनको भी चल के जाना है, तब हम वहाँ पहुंचेंगे। ये सुनना था, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो जो पनवा, जो इनका मिस्त्री था, मेसन, उसने अपने फैमिली के लिए गिफ्ट खरीद के लाया था बहुत सारा। तो एक भारी सा कोट भी था,
उसने इसको गाइड को बोला भाई तू पूरा कुमाऊं तो हमसे चढ़वा रहा है, एक काम कर ये कोट तू लेके चल। तो गाइड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसने एक रस्सी ली, कोट को अपने पीठ में बांधा और चलने लगे, कभी ऊपर कभी नीचे करते 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 रास्ते में एक भी गांव नहीं मिल रहा था और ये पहुंच गए पनार नदी के ऊपर। कॉर्बेट बोलते हैं जितना मैं नदी को देख रहा था और पास आता जा रहा था उतना ही मेरा मन कर रहा था कि मैं नदी की तरफ ना देखूं, बड़ी खतरनाक बहाव वाली नदी थी। अब जब नदी के पास पहुंच गए तो जो गाइड था उसने एक जगह बताई कि यहाँ से क्रॉस करना सेफ है। सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और काफ़ी तेज बहाव में मतलब पैर जमाते जमाते चल रहे थे। कई बार तो उनके पैर में चोट लग गई और 2-3 बार तो ये बहते बहते बच्चे करते 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 ये नदी क्रॉस कर गए। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ यही कंडीशन होती है, इस जगह नहीं, ये नदी तो सिर्फ बारिश में बहती है। 400 मीटर दूर जो नदी बह रही है उसमें ऐसा ही पानी है कि अगर आप अकेले क्रॉस करोगे तो चक्कर, इतना तेज बहाव आता है कि चक्कर आने लगता है। लकड़ी लेके भी चल रहे हो ना, 2-3 लोग का हाथ पकड़ के चलो और ऊपर देख के चलो तभी क्रॉस होता है। आपने नीचे देखा और सिर घूमने लगता है, इतना तेज बहाव होता है। अब जब ये नदी क्रॉस कर रहे थे तो गाइड पीछे पीछे आ रहा था, तो कॉर्बेट ने मुड़ के देखा तो वो बड़े तकलीफ में था जो गाइड था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट हाइटेड था, 4 फुट 6 इंच का था। तो जो पानी कॉर्बेट लोगों के लिए कमर तक के लिए था उसके लिए चेस्ट तक के लिए था। और वो सडनली वो क्या है पानी की तरफ साइड ऐसे ऐसे कर बहाव की तरफ साइड करने की जगह उसने यूं फेस कर लिया, धक्का लगा और बह गया। तो अब जिम कॉर्बेट बोले मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे को पत्थर भी बहुत ज़्यादा गड़ रहे थे। करीब करीब उसी तरह का नदी के नीचे सरफेस होता है जहाँ जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, ये नदी ही है, सूखी नदी। तो लेकिन पनवा ने जैसे ही देखा उसने अपना सारा सामान साइड में फेंका, एकदम से कूद गया और पहले तो पनवा भी बहने लगा, लेकिन बहते बहते वो बंदा जो बह के जा रहा था उसके बाल लंबे लंबे बाल थे, उसको बाल से पकड़ा और फिर खींच के साइड में लाया। अब बोला वो जो गाइड था बिल्कुल जो भीगा हुआ चूहा होता है उसकी तरह से लग रहा था। फिर इन्होंने पनवा की तारीफ करी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उस आदमी की जान बचाई। पनवा बोलता साहब इसकी जान वान कुछ नहीं बचाई मैंने, वो मेरा कोट था जो फैमिली के लिए लेके जा रहा था, इसकी पीठ पे बंधा था, अपना कोट बचा के लाया हूँ। अब कॉर्बेट बोलते भाई जो भी रीजन रहा हो, तूने अपना कोट बचाया या गाइड बचाया, तूने एक इंसान की जान बचाई। अब क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए तो इन सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी क्रॉस करी। तो कॉर्बेट बोलते हैं भाई यहीं पे अपना कैंपिंग करेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे। तो आदमियों को बोला खाना वाना बनाओ। पनवा का गाँव केवल 5 मील दूर था, तो बोला मैं चला जाता हूँ। और गाइड अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस वो तैयार उधर निकल के जाए, क्योंकि बह जाएगा तो कौन बचाएगा। वो बोला भाई पनवा तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। बोले चल। तो पनवा उस गाइड को अपने साथ ले गया, एक से भले दो, क्योंकि पनवा डरता था अकेले चलने में और गाइड डर रहा था पानी में चलने से। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया, दोनों चले गए। अगले दिन ये सनौली गांव जहाँ पे ये लेपर्ड ने आखिरी शिकार मारा था उसको ढूंढने निकले। तो रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं पे भी कोई गांव नहीं मिल रहा था। तो एक ओपन सा मैदान मिला इनको, पूरा दिन थक गए थे ढूंढते ढूंढते, तो इन्होंने फिर वहीं डिसाइड किया कि वहीं कैंपिंग करेंगे ओपन ग्राउंड में। अगले दिन ये सुबह सुबह चले तो दोपहर तक सनौली पहुंच गए। अब जो वहाँ के गांव के निवासी थे बड़े खुश हुए कि जिम कॉर्बेट आ गए हैं, क्योंकि वहीं पे लास्ट आदमी मारा था। तो उन्होंने कॉर्बेट के आदमियों को एक रूम दे दिया बड़े हंसी खुशी, और इनको एक ओपन ग्राउंड वाला बरामदा दे दिया जिसके ऊपर थैच रूफ लगी हुई थी। अब कॉर्बेट ने गांव के बारे में बताया कि कैसा कैसा गांव था। फसल काट ली गई थी, यहाँ खेत वगैरह थे, उसके अलावा एक साइड में काफ़ी घने जंगल थे, एक साइड में एक दूर गांव दिख रहा था और दूसरी साइड भी जंगल थे। इस तरह से गांव की लोकेशन थी सनौली की। अब गांव के लोग बैठ गए, इनके चारों तरफ बताने लगे सारा कि मार्च से लेके अप्रैल तक 4 आदमी मारे गए हैं इस गांव और इसके आसपास। पहला आदमी जो मारा गया था वो बिल्कुल गांव के पास में जो हिल का शोल्डर था उसके पास मारा गया था। दूसरा तीसरा भी पास के हिल पे ही मारा गया था और चौथा तो सनौली में ही मारा गया था। सारे आदमी मारे गए थे रात के समय में, करीब 500 मीटर उसको घसीटा था झाड़ियों में। क्योंकि उनके पास कोई फायर आर्म्स नहीं थे तो किसी ने भी बॉडीज़ को रिकवर करने की कोशिश नहीं करी। और अभी जो लास्ट आदमी मारा गया है वो 6 दिन पहले मारा गया है, और उन सारे लोगों ने एक बात अग्री किया कि लेपर्ड आसपास में ही है, उसकी आवाज़ें वगैरह आती रहती थी। अब कॉर्बेट जब आए थे गांव में इन्होंने 2 बकरियां खरीदी थी। तो जब इन लोगों से बात हो गई तो जहां इन लोगों ने बताया था कि जिन झाड़ियों में इनको उम्मीद है कि लेपर्ड अभी भी है, इन्होंने उसके पास में वो जो उसमें से छोटी वाली बकरी थी वो बांधी। अब कॉर्बेट बोलते हैं मैंने उस बकरी के ऊपर बैठने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि बादल बहुत घने बादल आ रहे थे
और ऐसा कोई सूटेबल पेड़ भी नहीं था वहाँ उस जगह पे। तो सिर्फ इनको आइडिया लेना था कि वहाँ पे लेपर्ड है कि नहीं। अगर उसको मार देता तो समझ जाते, फिर अगले दिन अपना फोकस करते। एक बकरी इन्होंने बड़ी वाली थी वो गाँव में बांधी, जहाँ इनको बरामदा दिया गया था उसके पास में, जहाँ से वो देख सकते थे। तो इन्होंने सोचा अगर वो रात को गाँव में आएगा तो आदमी मारने की जगह सामने सामने उसको बकरी मिल जाएगी, तो बकरी मारना पसंद करेगा। अब रात को दोनों बकरियां आपस में बात कर रही थी, चिल्ला, वहां से वो मैं कर रही, वो मैं कर रही, उनकी अपनी भाषा में बात कर रही। तो इन्होंने सोचा अगर लेपर्ड आसपास ही होता, इतनी दूर से ये सुन पा रहे हैं, तो लेपर्ड ने तो सुन ही लिया होता, तो वो अटैक करता। इसका मतलब लेपर्ड वहाँ नहीं है। अब जिम कॉर्बेट ने कहा मैं सो जाता हूँ। रात को बारिश भी हुई थी। जब सुबह उठे तो सारी चिड़ियाँ गाना चहचहा रही थी, हवा बढ़िया बह रही थी, बहुत सुहाना मौसम था। और जो इधर इनके पास वाली बकरी थी, गाँव वाली, वो अपना चल रही थी, कभी मिमिया रही थी, लेकिन दूसरी बकरी शांत थी। तब ये इन्होंने अपने आदमियों से बोला नाश्ता बनाओ, और ये चले गए उस बकरी को देखने। देखा तो लेपर्ड ने बकरी मार दी थी, रस्सी खींच के ड्रैग करके ले गया था। अब जो है तो जब बारिश की वजह से जो बकरी को घसीटे जाने के निशान थे वो मिट गए थे। और लेकिन जिम कॉर्बेट बोले कि ये टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि एक ही जगह है वो जहाँ लेपर्ड लेके जाएगा बकरी को, वो है घना जंगल जो इसके पास में है। कॉर्बेट बोलते हैं लेपर्ड या टाइगर का पीछा करना, स्टॉक करना सबसे फेवरेबल स्पोर्ट है, लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो। अभी यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, तो क्योंकि घना जंगल, इतना घना जंगल था कि उसमें अगर आप घुसोगे तो बिना आवाज़ के अंदर घुस ही नहीं सकते। आवाज़ करोगे सबसे पहले लेपर्ड को मालूम चलेगा। तो ये गांव वापस चले गए, गांव वालों को बुलाया, उनने पूरे आसपास के उनको बोला कि इस एरिया को मुझे समझाओ कैसे कैसे एरिया है गांव का। आगे की जो रणनीति बनाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उसने बकरी को कितना खाया, क्योंकि बकरी वैसे ही छोटी थी। पता चला पूरा ही खा लिया हो तो दोबारा वापस आएगा नहीं, और ये देखने जाने में लेपर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन्होंने गांव वाले से पूछा कि अगर वो मुझसे डिस्टर्ब हो जाए और इस जंगल को छोड़ के भागे, तो आसपास कितनी दूर पे घना जंगल है जहाँ पे वो आराम कर सकता है। तो उन्होंने कहा दूसरा घना जंगल आसपास में नहीं है, फिर दूर नदी के उस पार एक घना जंगल है। अब ये शिकार के पास गए, देखा तो उसने काफ़ी खा लिया था, लेकिन काफ़ी कुछ बचा था, पेट बचा हुआ था, सींग के आसपास की जगह बची थी। इन्होंने कहा अभी चांस है, मैं इसको स्टॉक करता हूँ। अब इन्होंने बुलबुल की कॉल, बबलर की कॉल, इन सबको वॉच करना शुरू किया, क्योंकि ये सारे पक्षी भी लेपर्ड और टाइगर की प्रेजेंस के बारे में बता देते हैं। कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर कोई अभी क्वेश्चन करेगा कि क्यों नहीं उन्होंने, जब इनको पता था कि एक जंगल का पैच है, तो क्यों नहीं बीटर्स, ढोल धमाके के साथ बुला लिए गांव वाले और उसको ऐसे घेर के बाहर निकालते और वो खुले ग्राउंड में आता, आप गोली मार देते। तो बोले कि इतना, जब जैसे ही लेपर्ड को इस बात का आभास होता कि चारों तरफ से घिर गया है और वो खुले ग्राउंड की तरफ जा रहा है, वो अचानक से लौटता और किसी भी एक बीटर पे अटैक कर देता। अब जब ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद वापस पहुंचे तो इनको मलेरिया हो गया, बहुत तेज बुखार आ गया। तो ये 24 घंटे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लेटे रहे। अगले दिन जब इनका बुखार उतर गया और ये हंटिंग करने की पोजीशन में आए, तब इन्होंने देखा कि इनके आदमियों ने बिना इनके भूले ही दूसरी बकरी को उस जगह पे बांध दिया था जहाँ पहली बकरी मारी गई थी। लेकिन वहाँ जाके देखा तो लेपर्ड ने उसको नहीं छुआ था। तो अब ये था कि भाई अब लेपर्ड 2 दिन का भूखा है, तो आज वो शिकार जरूर करेगा। नदी के किनारे इनको एक बांज का एक पुराना सा पेड़ दिखा, जो एक करीब 6 फीट की उसका तना था ऊपर, फिर ऐसे कर्व लिए हुआ था। बोल रहे ऐसा था कि मैं अपने रबड़ वाले जूते से चलता तो चलते चलते पेड़ पे चढ़ जाता। और उसकी एक ब्रांच नीचे को झुकी हुई थी, वो थोड़ी सी सड़ सी रही थी, और उसमें वो थोड़ी सड़ सी रही थी और उसमें ऐसा गैप था बैठने के लिए, मतलब हॉलो सा बना हुआ था। जब इन्होंने इसके पगमार्क देखे तो ये पगमार्क बिल्कुल वैसे ही पगमार्क थे जो वो 18 साल की लड़की को जब ये पिछले राउंड में आए थे और उसके घर से गले से पकड़ के खींच के निकाला था, हस्बैंड ने पकड़ा था, बोले वही पगमार्क थे। अब जो पेड़ था उसमें लेपर्ड, जब ये खुद ही रबड़ के जूते पहन के चढ़ सकते थे, तो लेपर्ड कितनी आसानी से चढ़ सकता था। तो उन्होंने बोला आसपास की कांटेदार झाड़ियाँ जितनी हैं काट काट के इसके तने के चारों तरफ सिक्योर कर दो। अब इन्होंने अपने आसपास जहाँ पे इनकी डाल झुकी हुई थी वहाँ पे भी चारों तरफ कांटे लगवा दिए। अब ये बैठ गए। इन्होंने अपना जैकेट को ऊपर तक कर लिया कि गला ना पकड़ने पाए लेपर्ड, और हैट को भी पीछे की तरफ वैसे डाउन कर लिया कि गर्दन का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए अगर लेपर्ड आके दांत गड़ाए तो। अब इन्होंने बकरी को बंधवा दिया और दूर इनके आदमी बैठे थे, बीड़ी पी रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। बैठे थे तभी इनको एक बबलर जो बर्ड है उसने कॉल दी। फिर एक बर्ड का नाम बताया, वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रशेस, इन्होंने भी कॉल दी। बोल रहे ये दोनों बर्ड की कॉल जो है बहुत ही रिलायबल होती है जब वो किसी भी कार्निवोरस के लिए कॉल देती हैं। तो जैसे ही कॉल मिली, उन्होंने सिग्नल, जो भी सिग्नल इन्होंने डिसाइड किया था
अपने आदमियों को दिया गांव चले जाओ। और वो आदमी बड़े खुश हुए सिग्नल को पाके, क्योंकि वो गांव जाना चाहते थे, क्योंकि सब डर रहे थे। बकरी मिमिया रही थी जोर जोर से, और आदमी चले जा रहे थे, जाते जाते हुए बात करते हुए जा रहे थे, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तभी दो दो ड्रोंगो पक्षी एकदम से उड़े पेड़ से और इस तरह से बिहेव करने लगे जैसे कि नीचे कोई जानवर है। अब उन्होंने देखा कि वो बकरी जो है गांव की तरफ फेस करके मिमिया रही थी, और वो जो ड्रोंगो पक्षी थे उनकी जो कॉल हो रही थी उससे इनको आइडिया लग गया था कि लेपर्ड किस तरफ से आ रहा है। अभी बोल रहे हैं कि एक राइफल पे भरोसा करने की जगह इन्होंने डबल बोर बंदूक ले ली थी, जिसमें से एक साथ 8 छर्रे निकलते। तो थोड़ा सा निशाना अगर 4-6 इंच मिस भी होता तो दूसरा छर्रा हिट मार देता। तभी इनको जो अपने नीचे के जो कांटे लगाए थे उसमें पीछे की तरफ कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तो इन्होंने मुड़ के तो नहीं देखा, लेकिन ये इन्होंने इतनी मजबूती से बंधवाए थे कि इनको लगा कुछ कर नहीं पाएगा। ये जानते थे कि इनका जो जैकेट और जो हैट है वो बहुत ही पुअर प्रोटेक्शन है लेपर्ड के दांतों के लिए। तब इनको लगा कि वो दांत से पकड़ के उनको कांटों को हिला रहा है। अब क्योंकि अंधेरा हो चला था और ये लेपर्ड शिकार ही करते हैं मैन ईटर रात को, और रात को इंसान सबसे हेल्पलेस जानवर होता है, क्योंकि रात को बिल्कुल नहीं देख पाता, दूसरे जानवर देख पाते हैं। वो लेपर्ड 400 आदमियों को मार चुका था और रात में ही मारे थे, तो उसे बिल्कुल डर नहीं था। तो वो जो उन कांटों को हिला रहा था, गुर्रा भी रहा था, और इतनी जोर से गुर्रा रहा था कि गांव तक आवाज जाए। अब देखिए, जहां बैठ के मैं ये सुना रहा हूँ कि क्योंकि बुक के केवल 2 पेज बचे हैं तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे आदमी वहाँ काम कर रहे थे, पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, अब वो चले गए। और ये पोजीशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि मैंने बताया ये हमारे रिजॉर्ट के आसपास का जंगल है। 20 लेपर्ड हैं। अब भालू भी हैं, भालू नीचे नहीं आते, लेपर्ड तो बहुत नीचे आते हैं। शायद कल ही आया था, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये पोजीशन सबसे खतरनाक होती है। अगर मैं खड़ा हूँ तो लेपर्ड अटैक नहीं करेगा, लेकिन मैं बैठा हूँ तो लेपर्ड अटैक कर देगा, क्योंकि उसको लगता है बहुत छोटा सा जीव है, बड़े इजीली काबू कर सकते हैं। अभी दिन का टाइम है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, और 2 पेज है, मैं जल्दी से कवर करता हूँ, नहीं तो फिर मैं खड़े होकर ही स्टोरी सुनाता आपको। अब वो लेपर्ड जो बार बार गुर्रा रहा था, तो ये बोलते हैं कि उससे दूसरे आदमी डर जाते हैं, लेकिन ये नहीं डर रहे थे। ये तब डर रहे थे वो जब चुप हो रहा था, क्योंकि जब वो गुर्रा रहा था तो इनको पोजीशन मालूम चल रही थी कि लेपर्ड कहाँ पे है। जब वो नहीं गुर्रा रहा था तब वो सोच रहे थे कि वो क्या कर रहा है। और कंडीशन ये थी कि वो झाड़ियों को इतना हिला चुका था कि अब वो जरा सी एक उछाल मारता तो सीधे इनको टच करता और ये नीचे गिरते। अब वो थोड़ी देर तक तो झाड़ियों को हिलाता रहा, और उसका एकदम से कूद के बकरी की तरफ चला गया और बकरी को मारने लगा। तो ये बकरी की कोई मदद तो कर नहीं सकते थे, बकरी वाइट कलर की थी, तो ये चुपचाप बैठे रहे कि बकरी जब शांत हो जाए ताकि ये पोजीशन का अंदाज़ा लगा पाए कि लेपर्ड कहाँ है। और जब इनको अंदाज़ा लगा, इन्होंने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। अब एक बड़ी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने एक देखा कि येलो एंड वाइट कलर का मांस जा रहा है, और वो पीछे की तरफ चला गया। तब इन्होंने आदमियों को बुलाया कि मशाल लेके आ जाओ, उससे सेव रहोगे। तो सारे लोग मशाल जला के आए, उस पेड़ को घेर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से कांटे वाटे हटाए और पेड़ पे चढ़ के जिम कॉर्बेट को उतारा। इनके पैर में क्रैम्प आ गया था। अब कॉर्बेट ने लोगों को बताया कि भाई मैंने उसको घायल तो कर दिया है, क्योंकि 12 बोर की बंदूक से मारा है, ऐसा हो नहीं सकता छर्रा ना लगा हो, लेकिन कितना घायल हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। तो अब घायल होके वो गांव की तरफ आएगा। तो ये सुन के सारे लोगों ने बड़ा रिग्रेट फील किया। अब आपस में बहस चलने लगी कि हमारे साहब के पास गन भी है, मशाले भी है, क्यों ना उसको अभी ढूंढ लिया जाए, उसके खून के निशान ढूंढे जाए। तो ये बहस चल रही थी। कॉर्बेट ने बोला ठीक है भाई, अभी चलेंगे, सारे लोग अपनी अपनी मशाल दोबारा जला लो, मैं आगे चलूंगा, तुम लोग पीछे चलना, जोर जोर से बातें करते हुए चलना, और ऐसा ना हो कि लेपर्ड मेरे ऊपर चार्ज करे तुम लोग भाग जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भागेंगे। बोले हाँ, मुझे छोड़ के मत भागना, ठीक है तो चलो। अब ये जब ढूंढ रहे थे, अलग अलग खेतों में गए, एक जगह लेपर्ड निकला और जोर से गुर्राया, छलांग मार के एक तरफ चला गया। अब जितने लोगों ने वादे किए थे कि छोड़ के नहीं जाएंगे, सब ऐसे भागे, आपस में ही टकराए लगे, गिरने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। लेकिन उनकी मशालें जब एक साथ कंबाइंड हो गई तो जिम कॉर्बेट को साफ साफ रोशनी नजर आने लगी, इनको बिल्कुल निशाना लेने के लिए जगह मिल गई। अब जब इन्होंने निशाना लिया, उसी वक्त इन्होंने गोली चला दी। अब ये बड़े कॉन्फिडेंट थे। अब आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि साहब हमसे नाराज़ नहीं होंगे, उन्हें पता है कि लेपर्ड के सामने अच्छे अच्छों का जोश पानी हो जाता है। वो आपस में किस्से बताने लगे। तो उन्होंने बोला आओ इधर आओ, तो सब एक एक दो दो तीन तीन करके आने लगे। अब इन्होंने कहा कि तुम लोग बांस लाए हो लेपर्ड को कैरी करने के लिए? बोले हाँ साहब लाए हैं। तो बोले लाओ और वहाँ से लेपर्ड को निकालो, क्योंकि इन्होंने आपकी बार जो रोशनी में निशाना मारा था ना, तो निशाना चुकना नहीं था। तो फिर गए तो लेपर्ड मरा पड़ा था, उठा लिया, फिर एक गाँव की तरफ चले, फिर इनको मलेरिया हो गया, लेकिन लेपर्ड इन्होंने मार दिया था। तो ये बोलते हैं
ये वो रात थी जब सनौली गांव के लोग पहली बार बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के सोए थे। तो इस तरह से अंत हुआ मैन ईटर लेपर्ड ऑफ पनार का। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो वीडियो होगा चुका मैन ईटर का, इसी सीरीज़ में। तो चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।